नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मारो राजस्थान में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बगरू एटीएम लूट कांड मामले के खुलासे के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, बगरू एटीएम लूट मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाकाबंदी के दौरान दौसा से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 8 लाख रुपयों से भरा हुआ एटीएम उखाड़ करके ले गए थे। इन बदमाशों के पास से एटीएम बरामद कर लिया गया है। पुलिस की जांच जारी है। एटीएम लूट गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। बड़ी खबर, पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। इस घटना के 12 घंटे के भीतर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह ही बगरू के इलाके से बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को काट कर लुटेरों ने एक पिकअप गाड़ी में डाल करके ले गए थे, लूट लिया था। करीब 8 लाख रुपए इस एटीएम में थे। बहरहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशीष, क्या जानकारी, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली इस घटना एटीएम लूट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल, जयपुर के बगरू इलाके में जिस तरह बीती रात एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, तो ये जो लुटेरे थे प्रदेश की तरफ जा रहे थे। इसी बीच दौसा पुलिस ने सिकंदरा चौराहे के समीप इन एटीएम के जो लूटे, खास बात यह कि एटीएम बूथ को भी पुलिस ने बरामद किया है। जिस एटीएम बूथ को लूटा गया था उसे रुपयों से भरा हुआ वो एटीएम बूथ है, उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पुलिस दौसा एसपी संजीव कुछ मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे इस पूरे मामले में। आशीष, आपकी आवाज बीच में कट रही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो एटीएम बरामद किया गया उसमें पैसे हैं क्या, पुलिस ने पुष्टि की? और ये कौन गैंग सक्रिय थी, इस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, पैसे हैं उसके अंदर नकदी जरूर है, लेकिन नकदी। आशीष, फिर से जुड़ने की आपसे कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशीष बता रहे थे कि दौसा पुलिस ने नाकाबंदी की, जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी तुरंत नाकाबंदी की और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। लुटेरों को दबोच लिया गया है। उनके कब्जे से रुपयों से भरा हुआ एटीएम बरामद हुआ है। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है और कुछ ही देर बाद में पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा मीडिया के सामने करेगी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है पुलिस की। इस घटना के चंद घंटे के भीतर पुलिस ने लुटेरों को धर दबोचा। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर, कुख्यात बदमाश विक्रम उर्फ पपला को मुंडावर कोर्ट में आज कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। नीमराना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा ने जानकारी दी है कि बदमाश विक्रम उर्फ पपला पैरोड थाने में पुलिस पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया था। बदमाश विक्रम गुर्जर मुंडावर थाने की नाकाबंदी को तोड़कर गाड़ी लूट कर फरार हुआ था, जिसका मामला मुंडावर थाने में दर्ज था। पुलिस बदमाश को हरियाणा जेल ला करके मुंडावर कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स के बीच में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच पपला की पेशी हुई है। पपला की पेशी की तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर इसे पेश किया गया। पैरोड थाने में पुलिस पर फायरिंग करके भाग छूटा था। हरियाणा का मोस्ट वांटेड कुख्यात बदमाश पपला राजस्थान में भी कई मामलों में वांछित था और इसी बीच इसकी पेशी हुई है। अलवर में इसे पेश किया गया कोर्ट में। कड़ी सुरक्षा के बीच में पपला की पेशी की सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर। कुख्यात बदमाश विक्रम उर्फ पपला, इसे अलवर के कोर्ट में पेश किया गया। हरियाणा और राजस्थान दोनों जगहों पर कई मामले इसके खिलाफ दर्ज है और लंबे समय से वांछित चल रहा था। पुलिस ने जब पकड़ा तो पैरोड से हवालात तोड़ करके फरार हो गया था। पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद में यानी कि शाम को 5 बजे सीएम अशोक गहलोत का आज विधानसभा में उद्बोधन और जवाब। बड़ी खबर है इस वक्त की, सीएम अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के वक्तव्य के बाद मुख्यमंत्री का जवाब होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस पूरी हो गई है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे हैं। तो आज शाम 5 बजे सदन में मुख्यमंत्री बयान देंगे, जवाब देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस को लेकर के और इसके लिए सीएम विधानसभा पहुंच चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरोही से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिवगंज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से मारपीट होने की खबर मिल रही है। रॉयल्टी कार्मिकों के साथ हाथापाई भी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की सिरोही से। मारपीट के दौरान घायल हुए रत्ताराम बिना रॉयल्टी के बजरी ले जाने को लेकर के दरअसल विवाद हुआ था। रत्ताराम घायल हुआ है। मारपीट में दोनों की गाड़ियां टूटी हैं और तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सिरोही से सबसे पहली तस्वीर इस घटना को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान पर। स्कॉर्पियो गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। रॉयल्टी कार्मिकों के साथ हाथापाई की भी खबर है। मारपीट के दौरान रत्ताराम घायल हुए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की। शिवगंज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से मारपीट हुई है। मारपीट की सबसे पहली तस्वीरें, इस घटना के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवगंज ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ मारपीट की खबर है। आपको बता दें कि यहां पर रॉयल्टी कर्मचारियों के साथ भी हाथापाई हुई है और मारपीट के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रत्ताराम घायल हुए हैं। बिना रॉयल्टी के बजरी ले जाने को लेकर के दरअसल एक विवाद पैदा हुआ था और इसके बाद तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर विद्युत पोल पर तार लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बिजली के खंभे पर तार लगाने की बात थी। इसे लेकर के पहले कहासुनी हुई, फिर गाली गलौच और उसके बाद हिंसा के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बात सिर्फ बिजली के खंभे पर तार लगाने को लेकर के थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच में हिंसा हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और मारपीट हुई है। एक पक्ष के कुछ लोग घायल हुए हैं और एक पक्ष ने थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर, रिश्वतखोर कनिष्ठ सहायक ट्रैप किया गया है। दहीखेड़ा पंचायत में एसीबी की तरफ से यह बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई। कनिष्ठ सहायक पंकज कुमार को 2500 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मकान का पट्टा बनाने के एवज में इस घूसखोर कनिष्ठ सहायक ने रिश्वत की मांग की थी। आखिरकार एसीबी को शिकायत हुई और इसके बाद शिकायत का सत्यापन एसीबी की तरफ से किया गया। सत्यापन के बाद यह बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की। और अब बात झुंझुनू की, जहां पर स्टेट जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर चोरी की आशंका में 3 ट्रकों को पकड़ा है। जांच जारी है। इन ट्रकों में एक में प्लास्टिक फर्नीचर भरा हुआ है, दूसरे में तारामीरा और तीसरे में लोहे का स्क्रैप भरा हुआ है। 3 ट्रक अलग अलग पकड़े गए हैं और इसे लेकर के जांच की जा रही है। दरअसल एक ट्रक पंजाब से टीटनवाड़ जा रहा था। इसकी इंफॉर्मेशन मिली, सूचना मिली। इस ट्रक में प्लास्टिक का फर्नीचर भरा हुआ था। स्टेट जीएसटी की टीम ने इस ट्रक को रुकवाया। ई-वे बिल इसका जब चेक किया गया तो आधा अधूरा पाया गया। आधे माल का ई-वे बिल था, आधे का नहीं था। इस पर इसे स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की और ट्रक को झुंझुनू के कर भवन में ला करके खड़ा किया गया है। जांच जारी है। वहीं बस स्टैंड पर एक दूसरी कार्रवाई की गई, जिसमें स्टेट जीएसटी की टीम ने 2 ट्रकों को और पकड़ा। एक ट्रक में तारामीरा भरा हुआ था, दूसरे ट्रक में लोहे का स्क्रैप था। इसकी भी जांच हो रही है। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर आज हंगामे की स्थिति दिन भर से शुरुआत से ही बनी हुई है और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो ठीक करा देना। अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को समस्या को यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश में युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार सृजन करना तथा प्रदेश में सभी राजकीय विभागों में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को राज्य में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को समयबद्ध रूप से पूरा करना। अब आप बताइए कि इसमें से क्या हुआ है। मैंने कोई चीज़ इसमें गलत अगर पढ़ ली हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना। आपके सब विद्वान अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को आगे ले जाएं। अब आपने ये जो किसान कर्जा माफ़ी की बात की है, आपने सहकारिता का जो ऋण था वो तो आपने माफ़ किया, लेकिन आपने 2020-21 के जो बजट घोषणा है उसके बिंदु संख्या 68 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से समन्वय कर वन टाइम सेटलमेंट द्वारा करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसकी कुछ पालना नहीं हो पाई। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए आपने लिखा, हमने केंद्र सरकार को लिखा, 3 लाख से अधिक लोग किसान हैं। मेरे एक प्रश्न के जवाब में
विधानसभा में राजस्व मंडल द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार माननीय सभी सदस्य मेरी बात को सुनना और मैंने को जहां आपको लगे कि मैं गलत तथ्य दे रहा हूं तो आप मुझे जरूर मदद करें। अनुसार 3 साल में 22,215 किसानों को कुर्की के नोटिस दिए गए, ये मेरे प्रश्न के जवाब में, जिनमें से 18,817 किसानों की जमीनें कुर्क हुई। इसमें कुछ जिलों का उन्होंने संख्या दिया। अलवर में 4,010, जयपुर में 2,945, गंगानगर में 2,888, हनुमानगढ़ में 1,906 और भरतपुर में 1,690 और चूरू में 1,359। ये मेरे प्रश्न के जवाब में है। तो आपका यह जो माफ करने वाली बात थी, इसके भरोसे किसान रहा और उसकी जमीन कुर्क हुई। आपने कहा ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल हमने माफ किया। अब ईमानदारी से बताओ, वसुंधरा जी ने अपनी पिछली सरकार के समय में किसान का 10,000 तक का बिल किसान को नहीं देना था, सरकार ने जमा करना शुरू कर दिया था ना। और अगर यही योजना लागू रहती तो 60 महीने में उनको 50,000 रुपये की रिलीफ मिलती कि नहीं मिलती। आपने 3 साल तक उसे बंद रखा और अभी आपने मई 21 को इसे पुनः चालू किया और आपने इसको 2,000 बढ़ाकर बजाओ ताली। तो उसको मिला तो केवल 23,000 रुपया और उसको घाटा हुआ 27,000 रुपये का। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपने वास्तव में किसान को मदद की है तो एक बार योजना को बंद करना, उसका 30,000 रुपया का। तो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का वक्तव्य राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के बहस की समाप्ति के साथ, और चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बयान देंगे, सदन में जवाब देंगे, तब हम आपको फिर से लिए चलेंगे। लेकिन फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। करौली जिले के सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर शिव मंदिर गिरने के गंभीर मामले में गंभीर रूप से घायल कांति देवी के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद धरना दूसरे दिन भी जारी है। सपोटरा में परिजन और समाज के लोग प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए धरने पर बैठे हुए। मृतका का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और शव डीप फ्रीज में रखा गया है। क्षतिग्रस्त मंदिर के बाद धरना दे रहे लोग 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, ठेकेदार कर्मचारियों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी श्री रमेश जी मीणा के दबाव में वो कार्रवाई नहीं कराना चाहता। रमेश जी के ठेकेदार से इनसे स्वार्थ जुड़े हुए हैं, इनका कमीशन है, रमेश मीणा का जगह जगह हिस्सा है और रमेश मीणा अपने चहेते अधिकारियों और इस ठेकेदार को बचाना चाहता है, इसलिए प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। और अब हमारी भी यही मांग है कि जब तक पृथक एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, जब तक ये सर्व समाज के लोग और हम लोग धरने पर डटे रहेंगे, उठने वाले नहीं। तो घायल कांति देवी की कल अस्पताल में मौत हुई थी। इसके बाद से ही लगातार जो तनाव है अब वो यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बांसवाड़ा से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डंपर ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया, टक्कर मारी, जिससे 3 बाइक सवारों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। दशहरा पाड़ा गांव में यह हादसा हुआ। तीनों को निजी वाहन से जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 3 लोग घायल हुए हैं। दशहरा पाड़ा गांव में यह हादसा हुआ है, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब बात आंदोलन की। स्वास्थ्य मार्गदर्शक लगातार अब आंदोलन की राह पर हैं। राजधानी जयपुर में आज स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की तरफ से हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया है। चिरंजीवी योजना में कार्यरत हैं स्वास्थ्य मार्गदर्शक, जो कि एनजीओ के जरिए जिनकी भर्ती की गई है। अब संविदा कैडर में शामिल किए जाने की इनकी मांग है। प्रशासन के खिलाफ स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की यह हुंकार और मांगे पूरी नहीं होने तक इन्होंने कहा कि उनके कार्य बहिष्कार को वे जारी रखेंगे। स्वास्थ्य मार्गदर्शक संघ के आह्वान पर यह जोरदार प्रदर्शन राजधानी जयपुर में किया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक आज आंदोलन पर हैं और आज विधानसभा पर इनका प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य मार्गदर्शक जो है वो आज न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि सरकार को इन स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को
संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके चलते काम भी जो है वो प्रभावित हो रहा है। इस वक्त इनके जो नेता हैं हितेश, वो हमारे साथ मौजूद है। हितेश से जानने की कोशिश करते हैं। हितेश, क्या आप लोगों की मांग है और क्यों आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की एक ही मांग है कि हम चिरंजीवी योजना में 2015 से लगे हुए हैं, जो भामाशाह स्कीम से लगे हुए थे। अभी चिरंजीवी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे द्वारा करोड़ों के क्लेम है ना, एक दिन के करोड़ों के क्लेम पास करवाए जाते हैं सरकार के, लेकिन सरकार ने संविदा जो रूल्स बनाया हुआ है उस संविदा रूल्स में हम लोगों को शामिल नहीं किया। सरकार के फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में चिरंजीवी के जो मार्गदर्शक है ना, इनकी विशेष योजना है, एकमात्र कड़ी यही है, और उसके बाद भी सरकार ने हमें अवॉइड कर दिया। लेकिन आप लोग तो एनजीओ के थ्रू लगे हुए हैं। हम लोग एनजीओ से लगे हुए नहीं है। सरकार ने हमारे साथ गलत, सरकार ने क्या सीएमएचओ लेवल से गलत किया गया। हमारी जो मार्गदर्शिका है ना कि स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को कैसे लगाया जाए, उसमें आरएमआरएस के माध्यम से लगाए जाने का प्रावधान है, लेकिन कई जगह दूसरे ऑपरेटरों को एनजीओ से ले रहे थे, तो हमें भी एनजीओ से ले लिया, जबकि आज भी 30% आरएमआरएस से है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं राजधानी जयपुर के कारोबारी गैंगस्टर्स के निशाने पर है। आपको बता दें कि विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर्स इंटरनेट कॉलिंग के जरिए विदेशी नंबरों से कॉल करके यहां के कारोबारियों से करोड़ों की रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए धमकियां दे रहे हैं। महज 2 महीने में राजधानी जयपुर के 7 कारोबारियों को इन गैंगस्टर्स के नाम से रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। 28 जनवरी को लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों ने जी क्लब के मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसी बीच 30 जनवरी को ही जयपुर के एक और क्लब मालिक राहुल तांबी को गैंगस्टर्स ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी दी है। सवाल है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? पुलिस की माने तो जयपुर शहर के 7 बड़े कारोबारियों को गैंगस्टर के द्वारा रंगदारी के लिए धमकियां दी जा चुकी है। वहीं पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय भी अब इन गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए कमर कस चुका है। एक दिन पहले ही डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों पर गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया। वहीं पर राजस्थान पुलिस अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद ले रही है, ताकि विदेशों में बैठे हुए इन गैंगस्टर को पकड़कर राजस्थान लाया जा सके और उनसे पूछताछ के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब नागौर से बड़ी खबर है। सरपंचों का संग्राम लगातार जारी और नागौर में सरपंचों की सरकार से गुहार पिछले 10 दिनों से जारी है। पिछले 10 दिन से ये सरपंच आमरण अनशन पर है और मनरेगा के भुगतान की मांग कर रहे हैं। अनशन पर बैठे हुए 5 सरपंचों की तबीयत भी बिगड़ी और इसके बाद 5 सरपंचों को अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ है। 3 सरपंचों को ज्यादा तबीयत खराब होने के चलते जोधपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं मनरेगा का 2 साल से अटका हुआ भुगतान ये सरपंच दिलाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने विधायकों के इस्तीफे मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि रामलाल जाट ने कहा कि विधायकों ने किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी स्वेच्छा से इस्तीफे दिए थे। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के नेता इस पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। रामलाल जाट ने कहा कि इस्तीफा देने वाले अधिकांश विधायक सीनियर थे और इस मामले में अब ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस घेरे के अंदर जो आता है, किसी दबाव में आता है क्या कोई आदमी, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे किसी भी अन्य पार्टी में हो, कांग्रेस या बीजेपी में, कोई विधायक सीनियर विधायक है ऐसे कोई दबाव में नहीं आते। अपनी स्वेच्छा से इस्तीफे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि दबाव से कोई इस्तीफा देता है। हम दबाव बना हुए राजेंद्र राठौड़ जी पे, गुलाब जी कटारिया वो दे दे इस्तीफा। उनकी पार्टी में झगड़े हैं, देखते हो ना इस्तीफे वो देते हैं क्या? वो भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार है। इसलिए हर विधायक अब शपथ लेके आया है, जानकार है, ऐसे कोई दबाव में नहीं आते। स्वेच्छा से दिए हैं, सारी चीजें क्लियर है, कहीं कोई मीनमेक नहीं। और इसी बीच इसी मामले को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ को पार्टी नहीं पूछ रही है तो इसमें हम क्या करें। बीजेपी नहीं पूछ रही तो आपने विधानसभा को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा की पावर किसी कोर्ट से कम नहीं। क्या कुछ कहा, सुनिए। पेशाधिकार हनन का प्रस्ताव संयम लोढ़ा जी जो लेकर आए, वो विधानसभा की संप्रभुता का सवाल है, बड़ा इश्यू है, बड़ा मुद्दा है। विधानसभा अध्यक्ष के पास बीजेपी के सब विधायक जाते हैं, वो मामला पेंडिंग चल रहा है, उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया।
तो जो बीजेपी के विधायक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उनको बीजेपी नहीं पूछ रही, तो उसमें हम क्या करें? तो अब बीजेपी नहीं पूछ रही है भाई साहब, तो आपने तो विधानसभा को चैलेंज कर दिया। आप जिस विधानसभा के विधायक है, वो उस विधानसभा की पावर अपने आप में किसी कोर्ट से कम नहीं है। इस देश में विधायिका न्यायपालिका अपनी अपनी जगह पावर रखती है। विधायिका के काम में न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती। लोकसभा के काम में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। विधानसभा के काम में हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। और जब मामला विधानसभा में पेंडिंग है, तो आप अखबारों में छपने के लिए, टीवी में आने के लिए, बीजेपी को दबाव में लेने के लिए आप चले गए हाई कोर्ट में। तो जब विधानसभा सक्षम है ये सब काम करने के लिए, तो आप विधानसभा को नीचा दिखाना चाहते हैं। जो विधायक विधानसभा का सगा नहीं हो सकता, जीत कर आया, वो राजस्थान का भी सगा नहीं हो सकता। तो वहीं प्रदेश की करीब 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के आज विपक्ष ने सदन में पुरजोर तरीके से इस मसले को उठाया। प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालीचरण सराफ ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या सरकार ने बिना बजट में प्रावधान किए ही घोषणा कर दी, जिसकी वजह से आज तक ये घोषणा पूरी नहीं हो पाई। बजट 2022-23 के खत्म होने में केवल 2 महीने का समय शेष बचा है। वहीं सरकार अब नया बजट पेश करने जा रही है, तो ऐसे में क्या सरकार इस योजना को पूरा करने की मंशा रखती है, ये सवाल कालीचरण सराफ ने पूछा। इसका जवाब देते हुए मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि योजना प्रक्रियाधीन है और आज भी योजना में 2600 करोड़ का बजट में प्रावधान किया हुआ है। पूछा कि दूसरे बजट की तैयारी हो रही है और आपने अभी तक कितने महिलाओं को स्मार्टफोन दिए, तो सरकार ने जवाब दिया कि अभी तक एक भी व्यक्ति को, एक भी महिला को स्मार्टफोन नहीं दिया गया। तो मैंने पूछा कि क्या बिना बजटीय प्रावधान के आपने ये घोषणा कर दी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बजटीय प्रावधान तो किया है। अब दूसरा बजट आने वाला है, साल भर हो गया, अभी तक कंपनी किससे ये टेलीफोन, ये मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे, ये भी अता पता नहीं है। केवल सरकार का ये जवाब कि ये मामला प्रक्रियाधीन है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार की नीयत में खोट है और सरकार 1 करोड़ 33 लाख महिलाएं जो चिरंजीव परिवारों की मुखिया है, महिला मुखिया, उनको फोन देना नहीं चाहती, इसलिए ये टालमटोल कर रही है। तो वहीं प्रदेश में सर्दियों के दौर में प्रवासी पक्षियों के प्रवास पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी जयपुर के आसपास इन दिनों इस तरह के पक्षी प्रवास पर आए हुए हैं जो मुश्किल हालात में सबसे ऊंची और सबसे लंबी उड़ान के लिए जाने जाते हैं। बार हेडेड गूंज नाम के इस पक्षी को हिमालय पर्वत से पार करके प्रवास पर राजधानी जयपुर में आने का लंबा अनुभव है और इस बार भी जयपुर के पास बरखेड़ा के तालाब में ये पक्षी आए हुए हैं। हमारे सहयोगी अरबाज की रिपोर्ट देखिए। लंबे इलाके में उड़ान भर के अलग अलग देशों में प्रवास करने वाली बार हेडेड गीज जयपुर की बरखेड़ा पॉन्ड पर पहुंच चुकी हैं। हजारों की तादाद में इनके झुंड आए। मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वो खास पक्षी जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा उड़ान भरने के लिए जाना जाता है, वो पहुंचा है। ये रशिया से लेकर के मंगोलिया, तिब्बत और हिमालय की ऊंची पहाड़ियों को पार। तो वहीं जैसलमेर के विश्वविख्यात मरु महोत्सव का आज परमाणु नगरी पोखरण से भव्य आगाज हुआ है। इस मरु महोत्सव का आगाज शोभा यात्रा के साथ किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर टीना डाबी के साथ ही कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही पोखरण की जनता ने बड़े स्तर पर इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी, कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद आसमान में इन्होंने गुब्बारे छोड़े और कार्यक्रम का आगाज किया। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महोत्सव की शुरुआत के दौरान लोक कला और संस्कृति का भी अनूठा संगम दिखाई दिया है, जो आने वाली 3 फरवरी से 5 फरवरी तक के कार्यक्रमों में भी लगातार देखने को मिलेगा। मरु महोत्सव 2023 में फरवरी तक जैसलमेर में सेलिब्रिटी और लोगों का तांता लगा रहेगा। इस मरु महोत्सव में इस बार मिलिंद गाबा, आस्था गिल, अंकित तिवारी के साथ ही कई अन्य सेलिब्रिटीज भी मौजूद होंगी, जो अपनी भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल की आज शुरुआत बहुत बैंग से पोखरण में हुई और अभी सुबह विभिन्न कॉम्पिटिशंस हुई, शोभा यात्रा से इसका आगाज हुआ। बहुत बड़ी गैदरिंग आई, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए गए। आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा डेजर्ट फेस्टिवल है,
पूरी दुनिया में इंतजार रहता है इस समय का। और मैं समझता हूँ फरवरी के इस महीने में जो जिस प्रकार से यहाँ के तमाम कलाकारों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने, मीडिया के साथों ने, सबने मिलकर जो आज अच्छी शुरुआत की है, लगभग ये 5 तारीख तक चलेगा और इसकी शुरुआत आज पोखरण से हुई। 2022 का मरु महोत्सव सफल आयोजन हुआ था। 2023 में 4 चांद लगा दिए। इतनी तपती धूप में भी लोग, चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और युवा साथी, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो चलिए इसी के साथ